हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। पिछले वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण और उसके ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में अध्ययन किया। ल्यूमर और प्रिंगसेन द्वारा प्राप्त किए गए कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को हमने देखा। उन ऊर्जा वितरण वक्र को चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वीन के रेडिएशन नियम के द्वारा। इस नियम के द्वारा यह माना गया कि किसी भी तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो होती है वह इस प्रकार से दी जाती है कि ई लैम्डा डी लैम्डा का मान ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 n2 f जो फंक्शन है लैम्डा टी डी लैम्डा से। तो इसके द्वारा वीन्स रेडिएशन लॉ ने यह प्रपोज किया कि किसी भी कृष्णिका के लिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता को इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे f जो है वह लैम्डा टी एक चर माना था, सिंगल चर माना था। लैम्डा और टी को एक वेरिएबल मानते हुए फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है। और वीन्स का जो वीन्स ने कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा वितरण तथा मैक्सवेल ऊर्जा वितरण की परस्पर तुलना करी और यह बताया कि ये जो फंक्शन है f जो कि लैम्डा टी का फंक्शन है वह किस प्रकार का फंक्शन होगा, e की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी के अनुरूप एक फंक्शन होगा। इसका मान अगर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता की वैल्यूज में रख दिया जाए तो इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा की पावर माइनस 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा के लैम्डा टी डी लैम्डा। यह समीकरण या यह जो पार्ट है उसको वेन का रेडिएशन नियम कहते हैं। वेन्स रेडिएशन नियम जो है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के पूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहा। यह केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए तो ग्राफ को मैच करता था, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास में यह ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने में असफल रहा। यह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया पूरी तरह। तो ये जो ग्राफ है वह स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के लिए कृष्णिका के लिए जो ग्राफ है उसको व्यक्त कर रहा है, परंतु जो इक्वेशन आई वीन्स रेडिएशन लॉ वह केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास में तो इसको मैच करता है, उच्च तरंग दैर्ध्य परास में इससे डिस्क्वालीफाई होता है। और आवर्ती देखें तो उच्च आवर्ती परास में ये इसको एक्सप्लेन करने में सफल रहा, लेकिन निम्न आवर्ती परास में यह इसको सफलता से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वीन्स रेडिएशन लॉ के वीन्स विस्थापन नियम का यदि यहाँ पे उपयोग करें तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और आता है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर लैम्डा एम इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वीन्स कांस्टेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग ई लैम्डा एम और लैम्डा एम की जो पावर 5 है वो एक नियतांक मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम जो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था ई लैम्डा एम की पावर 5, ई लैम्डा एम जो है वो टी की पावर 5 के समानुपाती होता है, उसको ये एक्सप्लेन कर सकता है। इसके बाद रेले और जेन्स विकिरण नियम 1900 में रेले और जेन्स ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी थ्योरी दी, अपना नियम दिया। उसमें कुछ एजम्पशन, कुछ अवधारणा रखी गई थी कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण नियम को प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे दो बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है, अप्रगामी तरंगे स्टेशनरी वेव्स
और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन किया। तो रेले के अनुसार कृष्णिका की जो दीवारें हैं उनके परमाणु जो है वह दोलित्रों की तरह विकिरणें उत्पन्न करते हैं और ये विकिरणें किसी घनाकार कोटर क्यूबिक कैविटी में अप्रगामी तरंगे जैसे उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से निश्चित तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जो ऊर्जा दोलित्र है वह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन नियम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी को भी फॉलो करता है। तो अप्रगामी तरंगों में मोड ऑफ वाइब्रेशन कंपन विधा जो होती है उसका अध्ययन करने के लिए हमें पता है इक्वेशन क्या होती है वेव की, y बराबर a एम्पलीट्यूड साइन k डॉट आर कॉस ओमेगा टी। k डॉट आर जो है वो k प्रोपागेशन कांस्टेंट है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे k x k y k z। तो k डॉट आर का मान हो गया k x x प्लस k y y प्लस k z z। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें पता है कि कैविटी में क्या होते हैं, कुछ मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो लोवेस्ट मोड या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मोड है इस प्रकार से। तो कैविटी के जो एंड्स है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यानी वहाँ पर केवल नोड पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं विद जीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ में, जिनको हम निस्पंद कहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास के एक्स के वाई और के जेड के लिए कंडीशन आएगी। ये के की कंडीशन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मोड के लिए कंडीशन आती है लैम्डा इक्वल टू 2a। तो यहाँ के की जो वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है, तो ये वैल्यू हो गई पाई बाई ए। लैम्डा इक्वल टू ए सेकेंड मोड होता है, उसके लिए के की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई ए, फिर 3 पाई बाई ए, यानी इसकी वैल्यू जो है वह n पाई बाई ए की फॉर्म में मिलेगा। तो के एक्स की वैल्यू जो है वो हमने मान ली के एक्स इक्वल टू एन एक्स पाई बाई ए, के वाई इक्वल टू एन वाई पाई बाई ए, के जेड इक्वल टू एन जेड पाई बाई ए। 3 वैल्यूज मान ली। एन एक्स एन वाई और एन जेड इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है जिसका मान 1 से n तक इंटीजर वैल्यूज की फॉर्म में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एन एक्स जो है वह x दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या तरंगों की संख्याओं को व्यक्त करता है। एन वाई और एन जेड क्रमशः y और z दिशाओं में। तो k का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। वैल्यूज रख दिया, सॉल्व कर लिया इसको, तो हमारे पास n की एक इक्वेशन आती है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे यह इक्वेशन जो है वह एक गोले के इक्वेशन के इक्वल है। गोले का जो इक्वेशन होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के तुल्य है, जहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ए जो है गोले की त्रिज्या को व्यक्त करता है। यह गोला जो है वह मूल बिंदु पर होता है ए त्रिज्या के साथ में। ठीक है, तो इसी प्रकार पे यह वहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन होती है, यहाँ पे एन एक्स एन वाई और एन जेड एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में नंबर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक नंबर स्पेस को कंसीडर करेंगे। के की वैल्यू जो होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है और लैम्डा का मान सी बाई न्यू होता है। वैल्यूज रखने के पश्चात के का जो मान आ गया न्यू की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया और इस वैल्यूज को यदि रख दें तो इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। आवर्ती स्पेस में वैल्यूज आ गई हमारे पास में, आवर्ती की फॉर्म में वैल्यूज आ गई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एन एक्स एन वाई और एन जेड का जो एक सेट है, एक समुच्चय है, वो कंपन की एक विधा को प्रदर्शित करता है। एन एक्स एन वाई एन जेड के मान 1 2 3 4 अप टू n कोई भी वैल्यूज बट धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो आवृत्ति 0 से न्यू तक कंपन विधाओं का अगर हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, संपूर्ण कंपन विधाएं ज्ञात करनी है, तो हम n इक्वल टू 2, त्रिज्या क्या होती है
ए स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2a न्यू अपॉन सी। तो 2a न्यू अपॉन सी त्रिज्या के गोले को हम कंसीडर करते हैं धनात्मक नंबर स्पेस। अब हमें ये पता है कि संपूर्ण स्पेस जो होता है उसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 भाग होते हैं, जिसमें से केवल एक भाग ऐसा है जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, तीनों एक्सेस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नंबर्स की वैल्यू केवल धनात्मक है। तो गोले का 8वां भाग 1/8 भाग में बिंदुओं की जो संख्या होगी उसके बराबर कंपन विधाओं की संख्या होगी। तो न्यू, यदि आवर्ती न्यू से अधिक हो तो कोटर का आयतन क्या होता है, ए क्यूब हो गया। तो कंपन विधाओं की संख्या, इस आयतन में कंपन विधाओं की संख्या किसके तुल्य हो गई, 1/8। 1/8 तो लिया इसको धनात्मक करने के लिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई ए क्यूब, ये मान होता है पाई ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर ए का मान, त्रिज्या का मान रखेंगे, त्रिज्या का मान है 2a न्यू अपॉन सी, तो मान रख दिया, मान सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4π/3 ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, तो यहाँ पे लिया था हमने ये पूरे गोले का आयतन का 1/8 भाग किया, तो हमारे पास 0 से न्यू आवर्ती के बीच में कंपन विधाओं की संख्या आ गई। हमें पर्टिकुलर एक आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में एकांक आयतन में कंपन विधाओं की अगर संख्या लेनी है तो एकांक आयतन के लिए हम आयतन का भाग दे देंगे, ए क्यूब को हटा दिया यहाँ से। इसके अलावा न्यू इस क्षेत्रफल में, इस रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर सकते हैं, अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास कंपन विधाओं की जो संख्या है वो आ गई 4π न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो विकिरणें होती है उनमें ध्रुवण की 2 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या क्या हो जाएगी, इस नंबर का डबल हो जाएगा। ध्रुवण की 2 अवस्थाएं होती है, टी मोड और टीएम मोड, तो इसके लिए भी कंपन विधाओं की कुल संख्या जो है इस नंबर का डबल हो जाएगा। तो कंपन विधाओं की कुल संख्या जो है एन न्यू डी न्यू का मान इसका ट्वाइस कर देंगे, 4 की जगह क्या आ गया 8π न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। तो ये कंपन विधाओं की कुल संख्या आ गई। ये लिया है हमने आवर्ती परास के लिए, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के लिए। अब लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने फॉर्मूले को, एन लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8π अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो ऊर्जा समविभाजन नियम है उसके अनुसार प्रत्येक कंपन विधा के संगत औसत ऊर्जा का जो मान होता है वह केटी के तुल्य होता है। प्रत्येक कंपन विधा के संगत औसत ऊर्जा होती है केटी। कुल कंपन विधाएं हमने कैलकुलेट कर ली, तो कुल ऊर्जा घनत्व जो है, तो यह ऊर्जा घनत्व कंपन विधाओं की संख्या एकांक आयतन में लिया है। तो एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से अगर गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व का मान आ गया एन लैम्डा यू लैम्डा डी लैम्डा, इसको हमने इक्वल कर दिया एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू के टी। एन लैम्डा डी लैम्डा का मान रख दिया और हल कर लिया, तो हमारे पास आ गया यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8π के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये रिलेजेंस का विकिरण नियम है। और आवर्ती के पदों में इसका मान ज्ञात करें तो यू लैम्डा डी न्यू इक्वल टू आ जाएगा 8π न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। तो ये रिलेजेंस का नियम हमने देख लिया आवर्ती के पदों में और तरंगदैर्ध्य के पदों में। परंतु यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। चिरसम्मत भौतिकी के नियमों के आधार पर जो रिलेजेंस ने नियम प्रतिपादित किया था, यह केवल लघु आवर्ती परास और उच्च
तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा विकिरण जो वक्र है उसको एक्सप्लेन करने में तो सफल रहा, लेकिन लघु तरंग दैर्ध्य परास को यह सफलतापूर्वक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आवर्ती के पदों में जो टर्म है उसको हम देखें तो ऊर्जा घनत्व का जो मान है वह आवर्ती न्यू स्क्वायर के समानुपाती होता है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व जो है वह न्यू स्क्वायर के समानुपाती होता है। इससे कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें तो समाकलन करके ज्ञात होगा, और वह मान क्या होगा, न्यू क्यूब आवर्ती की पावर 3 के समानुपाती होगा। तो अर्थात जैसे जैसे आवर्ती के मान में वृद्धि होगी ऊर्जा घनत्व के मान में वृद्धि होगी, परंतु यह ग्राफ जो है आवर्ती की वैल्यू पर मैक्सिमम और उसके बाद में डिक्रीज हो जाता है। तो यह जो नियम है वह नियम पराबैंगनी विकिरण और उससे उच्च आवृत्ति के विकिरणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि पराबैंगनी विकिरणों के पश्चात इसमें मैक्सिमम के बाद में डिक्रीज होना था, लेकिन इसमें जो ऊर्जा घनत्व है वह आवृत्ति की पावर 3 के समानुपाती कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो इस विफलता को हम पराबैंगनी विपद कहते हैं, जहां पर प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों में त्रुटियां, दोनों में चेंजेस, वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वीन का विकिरण नियम जो केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करने में सफल रहा, जबकि रेले जीन्स का नियम जो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करने में सफल रहा, और संपूर्ण ऊर्जा वितरण वक्र को सफलतापूर्वक इन दोनों नियमों के द्वारा एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना संभव नहीं था। तो इसके बाद दी गई थी थ्योरी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जिसके द्वारा कंप्लीट रीजन को एक्सप्लेन किया गया था। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।